हेलो एमर्स। आज हम लोग मोशन में आगे के टॉपिक को देख रहे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने मोशन में ये पढ़ा कि हम लोग कैसे मोशन को थ्रू द ग्राफ देख पाएंगे, और टॉपिक यही चल रहा है। और उसमें हम लोगों ने देखा कि कभी भी हम मोशन या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमको एक स्लोप ड्रॉ करना पड़ता है। विदाउट स्लोप हम इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते हैं। वैसे तो हम देख के डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन जो निकाल पाते हैं वो मेरे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में होती है, और फिर कुछ करके फिर इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो ग्राफ के अंदर दोनों इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और एक तो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमको स्लोप के थ्रू ही निकालना पड़ता है, ठीक है। और हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप इज नथिंग बट ये टेन थीटा होता है, यानी टेंजेंट एंगल होता है जो कहाँ पे बनता है, जो उस कर्व और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसी की बात कर रहे हैं। यानी स्लोप इज नथिंग बट जो वो कर्व खींचा गया है उसका टेंजेंट निकाल लो, और वहाँ से क्या निकाल लो, हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लो। हॉरिजॉन्टल लाइन और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वही मेरा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, यस और नो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों ने ये बात किया था कि स्लोप ड्रॉ कैसे करते हैं। तो मान लीजिए एक कर्व है हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास एक कर्व है, ऐसे एक कर्व दे दिया गया, ये कर्व है, बीच वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, एक्स एक्सिस पे भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, दोनों एक्सिस पे फिजिकल क्वांटिटी है। अब इनके बीच में रिलेशन कौन दिखा रहा होगा, यही तो दिखा रहा होगा, ये लाइन ही तो दिखा रही होगी। और अगर हम इसको इस लाइन से इन्फॉर्मेशन लेनी तो हम क्या निकालेंगे, स्लोप। स्लोप कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो ग्राफ की डायरेक्शन किधर की, इससे किधर की ओर है सर, ग्राफ इधर से इधर की ओर जा रहा है ना, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो किसी एक पॉइंट को पकड़ो, ये रहा ये पॉइंट, और इस पॉइंट से क्या कर दो, एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर दो कि एक ही पॉइंट से टच करते हुए लाइन जानी चाहिए। कितनी लाइन जानी चाहिए, एक ही पॉइंट से। तो अगर मैं इस तरीके का ग्राफ देखूं तो क्या ऐसे ही तो होगा मेरा टेंजेंट, यस और नो, यही तो होगा टेंजेंट। देखो एक पॉइंट को टच करते हुए गया कि नहीं गया, अच्छे से समझना, ये ऐसे ही तो गया है, तो इसका मतलब ये टेंजेंट हो गया। अच्छा कर्व ऐसा हो, सपोज कर लो ऐसे हो, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग होगा। अच्छा देखो मतलब ऐसे कर ले रहा हूँ, देखो जैसे ये कैसे गया ग्राफ, कर्व कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो चलो स्लोप ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट। सबसे पहले टेंजेंट लाइन खींचने के लिए हम लोग देखते हैं। ऐसे देखो ये इधर से जा रहा है, तो इस पॉइंट पे मैं देखूंगा तो ऐसे ड्रॉ करूंगा जिधर की ओर जा रहा है उधर की ओर एक पॉइंट से लाइन खींच दो, टच एक ही पॉइंट पे होना चाहिए जहाँ से वो निकला है। फिर यहाँ पे है तो इधर, फिर यहाँ पे है तो इधर, फिर यहाँ पे देखोगे तो इधर, फिर यहाँ पे देखोगे तो इधर, ऐसे ही तो चल रहा होगा। टेंजेंट समझ गए, ग्राफ की डायरेक्शन, सॉरी कर्व की डायरेक्शन देखो किधर से किधर की ओर गई है, उसके किसी भी पॉइंट पे लो, इस पॉइंट पे लो, जिस पॉइंट पे लो उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो उसी डायरेक्शन की ओर, वही आपका क्या कहलाएगा, टेंजेंट। क्या कहलाएगा, टेंजेंट। क्लियर है बात। अब अगर यहाँ पे तुम देखोगे इस वाले में और इस वाले में, तो डिफरेंस ये नजर आएगा कि सर ये वाली लाइन तो लगभग लगभग इसी के बराबर नजर आ रही है, मतलब ये टेंजेंट लगभग लगभग इसी पे लाई कर रहा है, आया ना। अच्छा सर अभी हम लोगों ने टेंजेंट देखा, लेकिन हम लोगों को स्लोप निकालना है, और स्लोप क्या होता है, टेंजेंट जिस पॉइंट से निकला है वहां से क्या निकाल लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, यानी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यहाँ पे लिख चले जाओ, और एक्स एक्सिस और इस टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है इसी को क्या बोलते हैं, मतलब इसका टेंजेंट एंगल यानी टेन थीटा ही क्या कहलाता है, मेरा स्लोप। क्या कहलाता है, टेन थीटा ही स्लोप, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता है, स्लोप। अभी हम समझेंगे टेन थीटा क्या होता है। सबसे पहले आपको स्लोप ड्रॉ करने आना चाहिए। तो कोई भी कर्व रहेगा आप ड्रॉ कर लेंगे स्लोप, जैसे देखिएगा ये वाला, ये ऐसे कर दिया, ये देखो एक ही था अभी ऐसे हो गया, ऐसे दे दिया, फिर आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे दे दिया। तो आपको अगर ड्रॉ करना है कैसे करेंगे सर, आपको डायरेक्शन देखनी है, ये ग्राफ कैसे कैसे है, इधर की ओर है। हम कोई एक पॉइंट लेंगे यहाँ से ऐसे कर देंगे, फिर एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे ऐसे कर देंगे, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसको टच करना चाहिए सिर्फ उसी पॉइंट से जहाँ से निकाले हो, और ये क्या बन जाएगा आपका टेंजेंट। और आपको स्लोप निकालना है, कैसे करोगे, कुछ नहीं, जिस पॉइंट से निकला है वहीं से हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस की ओर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसके बीच में एंगल देखेंगे, ठीक है, जो भी एंगल बन रहा हो। यहाँ पे मान लेता हूँ θ1, फिर यहाँ पे देखूंगा, यहाँ भी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा, यहाँ भी थीटा बनाऊंगा, ये θ2 दूसरा एंगल मान लो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे θ3, ऐसे ही तो चल रहा होगा। और मैं बारी बारी क्या कर लूँ, इसको θ1 में कन्वर्ट कर दूँ, यानी tan θ1 कर लूँ, तो ये tan θ1 इज इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ का स्लोप बनेगा, यहाँ का स्लोप बनेगा। यहाँ पे देखोगे तो tan θ2 बनेगा, तो यहाँ पे दूसरा स्लोप बनेगा, यानी स्लोप 1 है, ये स्लोप क्या हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा। tan θ3 कर लूँ
तो क्या बन जाएगा मेरा स्लोप थर्ड। समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? यस और नो? हाँ या ना? कई लोगों को फिर से नहीं समझ में आया, एक बार मैं और समझाता हूँ। तो सिंपल कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं, इसको देखिएगा एक बार और समझ लीजिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि कैसे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कैसे स्लोप निकालते हैं। बेसिक तरीका सिंपल है सर। हमेशा क्या होगा सर, ग्राफ के अंदर दो एक्सिस होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस और एक होगा वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस सर, ये एक्स एक्सिस, ठीक है? यस सर। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो क्या आएगा? एक कर्व। क्या आएगा? कर्व। तो कर्व कैसे बनेगा? कर्व किसी भी तरीके से बन सकता है। सपोज कर लो ये कर्व है, बन गया कर्व। ये इन दोनों के बीच में क्या दिखा रहा होगा? रिलेशन, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसका स्लोप। स्लोप क्योंकि क्या देता है हमको? इन्फॉर्मेशन। भाई रिलेशन दिखा दिया तो इन्फॉर्मेशन भी तो निकालनी है। इन्फॉर्मेशन कौन देगा? स्लोप। स्लोप भैया देंगे। स्लोप को हिंदी में बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? सबसे पहले उस कर्व पे क्या ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पे निकालना है उस लाइन, उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करो? टेंजेंट। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। सपोज कर लो मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे, तो उससे पहले कर्व की डायरेक्शन देखो। कर्व ऐसे ही तो गया है, तो इस डायरेक्शन में गया, तो इस पॉइंट पे चेक करना है मुझे। तो क्या करना है? ये यहाँ पे पकड़ा और इसी डायरेक्शन में क्या कर दिया? एक स्पर्श रेखा खींच दिया। हो गया? खींच दिया कि नहीं खींच दिया? यस सर। ये खींच दिया। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो ऐसे है डायरेक्शन, है कि नहीं है? इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो इस डायरेक्शन में हो गया टेंजेंट, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना? अब इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, अगर मुझे स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा? ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूंगा। ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे प्लॉट कर लूंगा। कर लिया। अब दोनों एक पॉइंट पे मिल नहीं मिल रहे हैं, मेरा टेंजेंट और ये एक्स एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक पॉइंट पे मिल गए। अब इन दोनों के बीच में क्या देखूंगा मैं? कितना एंगल बन रहा है। सपोज यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? θ1। कितना एंगल बन रहा है? θ1, ठीक है? तो ये θ1 हो गया। अब मैं इस θ1 को किस में लिख दूँ? tan में लिख दूँ। किस में लिख दूँ? tan के साथ। तो यही क्या बन जाएगा? मेरा स्लोप, ठीक है? ये क्या बन जाएगा? स्लोप। अभी मैं समझा रहा हूँ tan क्या होता है, इसमें टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ भी देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया है। मान लो ये ऐसे ही बनेगा, इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है ना। फिर मैं क्या करूँगा? इसके साथ यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँगा। तो जितना एंगल यहाँ पे θ2 कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? θ2, और इसका क्या ले लूँगा मैं? tan। तो ये बन जाएगा मेरा, ये तो स्लोप 1 यहाँ का है और ये बन जाएगा स्लोप 2। समझे? स्लोप मतलब कर्व देखो, कर्व की डायरेक्शन देखो, और जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे क्या कर लो? उस पॉइंट पे क्या कर लो? टेंजेंट ड्रॉ करो। और जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसी पॉइंट से एक्स एक्सिस ड्रॉ करो। उन दोनों के बीच में एंगल निकालो। एंगल कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए बाबू। कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे सर एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? जैसे देखो ये दो रेखाएं हैं, एक जगह पे मिली हैं, यहाँ पे कोण बन रहा है। तो सर ये जो देख रहे हो आप, इंटीरियर एंगल है कि एक्सटीरियर एंगल है? सर इंटीरियर एंगल। दो तरीके के एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। जैसे सर ये अंदर इन दोनों लाइन के बीच में मतलब अंदर बन रहा है ना, इसके बाहर भी तो कोण बनेगा। ये कौन सा होगा? आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल, और ये होगा बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। हमें हमेशा कौन सा एंगल लेना होता है? इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल कब प्राप्त करेंगे? ध्यान से देखो, इंटीरियर एंगल जब सर हम ऐसे चलेंगे तभी तो प्राप्त करेंगे। हम हमेशा इन्हीं दोनों के बीच वाला यानी अंदर वाला लेते हैं ज़्यादातर। एक्सटीरियर एंगल बहुत कम चांसेस में लिया जाता है। तो हम हमेशा कैसे प्राप्त करेंगे? जब ऐसे चलेंगे तब ना। ऐसे चलेंगे तो बाहर वाला मिल जाएगा ना, ऐसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? बाहर वाला, और ऐसे चलेंगे तो अंदर वाला। तो अंदर वाला इससे मिल रहा है, और ये कैसे चलना पड़ रहा है तब मुझे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तब मुझे अंदर वाला मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए ऑलवेज जब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे तो कैसा फाइंड आउट करेंगे? एंटीरियर एंगल। क्लियर है? हाँ या ना? स्लोप कैसे निकालेंगे समझ में आ गया? यस सर, नो? बिल्कुल सर। अच्छा और देखो, स्लोप के बारे में और समझा रहा हूँ मैं। जैसे मान लो ये स्लोप ऐसे है, ये स्लोप ऐसे है, ठीक है? स्लोप ऐसे है तो ध्यान देना। मान लो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन में, तो क्या करूँगा मैं? सर मुझे स्लोप निकालना है, मैं ये पॉइंट देखूंगा, इस पॉइंट पे ये कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऐसे कर लूँगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, स्पर्शरेखा ड्रॉ कर लिया। अब इधर से मैं एक्स एक्सिस इधर ड्रॉ करूँगा। एक्स एक्सिस यही तो होती है। कर लिया, हाँ या ना? कर लिया। अब मैं इनके बीच में एंगल देखूंगा। आधे से ज़्यादा लोग कंफ्यूज कहाँ होंगे? इधर टेंजेंट ड्रॉ किया है तो इधर कर लेंगे। संभव है? आपका एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है ना, है ना? इधर तो नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए
हम लोग क्या करेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे जब, तो ये यहाँ पे एंगल देखेंगे, मान लेते हैं क्या यहाँ पे क्या बन गया, थीटा। अब मैं इस थीटा को लेके आऊँगा किसके साथ, tan के साथ, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, स्लोप। क्या बन जाएगा, स्लोप। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, है या ना। स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कोई भी कर्व है उसकी डायरेक्शन देखेंगे, मैं इसको लिख दे रहा हूं, मैं इसको लिख दे रहा हूं, हाउ टू फाइंड स्लोप, सॉरी हाउ टू ड्रा स्लोप एंड फाइंड आउट। फाइंड आउट तो अभी बाद में सिखाऊंगा, पहले ड्रॉ करने के लिए सीख लो। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कर्व देखूंगा, फिर कर्व की डायरेक्शन, कर्व की डायरेक्शन, ठीक है ना। फिर एक पॉइंट लूंगा, पॉइंट से क्या ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ कर दूंगा टेंजेंट। क्या ड्रॉ कर दूंगा, टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और फिर उसी पॉइंट से मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूंगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या देखूंगा, एंगल। एंगल भी कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉक वाइज। समझ में आई बात, तो एंटी क्लॉक वाइज होना चाहिए एंगल, मिल जाएगा। अब देखते हैं ये tan वैन क्या बला है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और सुन लो। तो मान लो ऐसा अगर कोई है कि ऐसे सिंपल ऐसे दिया है, इसमें मैं अगर चेक करूँ, अभी जस्ट मैंने बताया भी, अगर इसमें मैं देखूँ स्लोप, तो यार स्लोप वाली जो लाइन है, मान लो इस पॉइंट पे देखोगे तो यही तो स्लोप बनेगा। तो ये वाला जो स्लोप वाली लाइन है, सॉरी टेंजेंट वाली लाइन है, वो लगभग इसी पे लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है ना। तो हम लोग इस केस में हम लोग अलग से स्लोप नहीं करते हैं। जैसे देखोगे हर पॉइंट पे ना इसी डायरेक्शन में ऐसे नजर आएगी तुमको, इसी डायरेक्शन में ऐसे ही तो नजर आएगी, हर बार टेंजेंट ऐसे ही तो आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा ओवरऑल के लिए अलग अलग नहीं बनाते, क्योंकि हर जगह क्या है, हर जगह क्या है, टेंजेंट सेम है, हर जगह टेंजेंट का जो एंगल है क्या है, सेम है। अरे भाई ध्यान से देखो, ये वाला देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा बनाओगे, यहाँ भी तो उतना ही बन रहा है, कुछ अलग बन जाएगा क्या, एंगल में चेंज आएगा, नहीं आएगा। हर पॉइंट पे जो थीटा है एंगल है क्या है, वो सेम है। एंगल से मुझे निकालना, स्लोप क्या है सबका, सेम है। स्लोप क्या है सबका, सेम है। हर पॉइंट पे स्लोप क्या है, सेम है। तो पूरी लाइन का ही हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। तब हम ये एंगल यहाँ से बारी बारी नहीं लेंगे, तब हम वो एंगल कहाँ से लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ले लेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वही एंगल हर जगह बनाएगा। ओके, आई होप समझ पा रहे होंगे। सर नहीं समझे, मतलब यार ध्यान दो, हर पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे देखूंगा थीटा बनेगा। क्या कहीं भी एंगल चेंज हो रहा है, तुम देखो कॉमन सेंस लगाओ, हर जगह तो एंगल सेम ही नजर आएगा, क्योंकि लाइन एक बराबर जा रही है। एक बराबर जाने का मतलब एंगल में नो चेंज, यानी गाड़ी की जैसे स्पीड बराबर होती है तो एक्सीलरेशन नहीं आती, स्पीड हर जगह बराबर है तो स्पीड में नो चेंज है कि नहीं है। वैसे ही यहाँ पे लाइन एकदम बराबर है कि नहीं है ना। एक तरीके से क्या उबड़ खाबड़ आया है, तो यानी एंगल में चेंज आएगा, तो एंगल हर जगह क्या होगा, बराबर। चल लाइन ऐसे ही खींच लो, उबड़ खाबड़ कहीं है तो हर पॉइंट पे एंगल क्या होगा, स्लोप क्या होगा, सेम। लेकिन अभी देखना ऐसे ऐसे आ गया, तब एवरी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, चेंज, क्योंकि उबड़ खाबड़ हो गया। तो स्लोप तभी चेंज होगा जब लाइन के अंदर उबड़ खाबड़ यानी रफ सरफेस होगी, यानी कर्व जो होगा मेरा कैसा होगा, रफ होगा। स्मूथ होगा तो नहीं। क्या बात समझ में आई। तो अगर कभी भी एंगल नहीं चेंज हो रहा है तो हम वो एंगल डायरेक्ट कहाँ से ले लेंगे, नीचे से ही ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। यही थीटा वाला एंगल हर जगह रहेगा, लेकिन इसमें हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। समझ में आई बात कि नहीं, है या ना। तो ऐसे लाइन में हम लोग कहाँ से लेते हैं बाबू, ऐसे लाइन में सर हम लोग डायरेक्ट ओरिजिन वाले से ही एंगल ले लेते हैं। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना। इज दैट क्लियर और नॉट। जबकि यहाँ पे हर जगह स्लोप अलग अलग है तो हर जगह एंगल अलग अलग हम लेते हैं, जबकि इसमें हम लोग डायरेक्ट एंगल कहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, अगर आप ये पकड़ लोगे तो आपकी जीवन भर की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब और आगे देखो, सर ये टैन थीटा वाली कहानी समझा दो, बिल्कुल समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये टैन थीटा कॉस थीटा तभी आएंगे जब राइट एंगल ट्राइंगल की कहानी बनेगी। राइट एंगल ट्राइंगल, सर राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ से आ गया सर, जब कभी भी क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनेंगे तो दो लोग अपने आप खींचे खींचे चले आते हैं, और उन दोनों लोगों का नाम क्या है, पहला नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस सर को जानते हैं, पाइथागोरस चाचा।
ये पाइथागोरस से सभी लोग जानते होंगे, पाइथागोरस से तुरंत आ जाते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले वही देख लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या प्रॉपर्टी होती है सर कि एक एंगल इसका क्या होता है 90 डिग्री का होता है। जब भी कोई ऐसा ट्राइंगल है, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज में तीन भुजाएं मिलेंगी तो तीन कोण बनाएंगे, उन तीनों कोणों में से एक कोण अगर कितने का हो रहा है 90 डिग्री का, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री वाला एंगल यानी समकोण त्रिभुज बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आएगा तो कौन आएंगे पाइथागोरस। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और समझना, 90 डिग्री के आगे क्योंकि इसमें स्पेशल साइड्स होती हैं, सभी साइड्स को अलग अलग नाम दिया गया। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण, हिंदी में क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। सर हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस। फिर ये क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में बोलते हैं लंब। नीचवा वाले क्या बोलते हैं जिस पे रखा हुआ है ट्राइंगल आधार, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको बेस। जिस पे रखा है बेस 90 के सामने वाला कर्ण, और जो सीधे सीधे खड़ा है वो क्या होगा लंब, ठीक है ना। लंब और आधार के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का, ऑलवेज याद रखेंगे। और सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है इसमें कर्ण, यानी हाइपोटेनस। ये दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, मतलब ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद या तो ये भी बड़ा हो सकता है या तो ये भी बड़ा हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, नहीं, इन दोनों में से कोई बड़ा छोटा, लेकिन इन दोनों से बड़ा कौन रहेगा कर्ण। ये बात सबको पता है। अब सुनना ध्यान से, पाइथागोरस ने जो एक थ्योरम दिया था पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू, वो बात क्या थी, वो ये थी कि अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दूं और बेस का स्क्वायर कर दूं और इन दोनों को जोड़ दूं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। ये पाइथागोरस का थ्योरम था, ठीक है। तो पाइथागोरस के थ्योरम ने इन लोगों के साइड्स के बारे में बताया था। इन लोगों के क्या बताया था साइड्स के प्रॉपर्टी, यानी इन साइड्स के बीच की रिलेशन को बताया था। यानी पाइथागोरस प्रमेय से हमें राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रिलेशन मिलता है। क्या मिलता है रिलेशन, ध्यान देना क्या मिलता है साइड का रिलेशन मिलता है। इन तीनों साइड के बीच जो रिलेशन है संबंध है उसको किसके द्वारा हम दिखाते हैं, तो वो दिखाते हैं सर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसी राइट एंगल ट्राइंगल से एक और बला निकल के आती है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। मेरी राइटिंग पे मत जाइए, मुझे पूरा भरोसा है अगर मेरी बातें आप सुन रहे होंगे तो सब समझ में आ रहा होगा। अब त्रिकोणमिति क्या करता है सर, तो जैसे ये साइड्स का रिलेशन बताता है तो ये क्या करता है साइड का रेशियो दिखाता है, ये साइड का रेशियो बताता है, ठीक है ना। यानी जितने भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स हैं उनके बीच का रेशियो दिखाता है। अब सर रेशियो जो होता है सर वो तो अलग अलग टाइप का होता है, तो यहाँ पे साइड्स का रेशियो यानी दो साइड्स का आपस में रेशियो दिखाएगा, ठीक है। चलो देखते जाओ कौन कौन सा। अगर मान लो मैं परपेंडिकुलर का रेशियो ले रहा हूँ किसके साथ हाइपोटेनस के साथ, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर का रेशियो किसके साथ ले रहा हूँ हाइपोटेनस के साथ। सर रेशियो ले रहे हो और लिखे हो फ्रैक्शन में, तो आप सबने पढ़ा हुआ है अपने जीवन काल में कि रेशियो और अपान में मतलब कोई डिफरेंस है। अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी है, मैं ऐसे लिख दिया परपेंडिकुलर का रेशियो कर दिया हाइपोटेनस के साथ, तो इसी को तो हम लोग पी अपॉन एच लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो चाहे मैं ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनस के साथ मैं अगर ले लूँगा तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया और स्पेशल नाम था साइन थीटा। क्या दिया गया साइन थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा साइन थीटा। अभी थीटा समझा रहा हूँ, चाहे साइन केवल लिखो, क्या लिखोगे साइन, क्या बोला जाएगा साइन। अगर मैंने क्या कर लिया, अगर मैंने बेस का रेशियो किसके साथ हाइपोटेनस के साथ ले लिया तो उसको स्पेशल नाम दे दिया गया, यानी बी अपॉन एच लिख सकता हूँ और ये मेरा बन जाएगा कोसाइन। क्या बन जाएगा कोसाइन। जिसको सिंपली अगर हम बात करें तो सिंपल इसको लिख देते हैं सिंपल साइन और इसको लिख देते हैं कॉस। क्या लिख देते हैं कॉस। साइन को सिंपल आई ई हटा के साइन बोल देते हैं और कोसाइन को केवल COS लिख देते हैं, ठीक है। और अगर मैंने परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ ले लिया तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं टेंजेंट। यही मेरा क्या है टेंजेंट। टेंजेंट मतलब टैन, क्या बन जाता है टैन। तो टैन क्या है, टैन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। समझ पा रहे हो कौन है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर और इस बेस का रेशियो निकाल दिया। और देखो
फिर मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा क्या कर दिया, बेस का रेशियो यानी बेस को पहले कर दिया और परपेंडिकुलर के साथ आप रेशियो निकालो, यानी बेस और परपेंडिकुलर का। तो बेस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और परपेंडिकुलर कहाँ, नीचे। तो ये क्या हो जाता है, कोटेंजेंट। क्या बन जाता है, कोटेंजेंट। और कोटेंजेंट का मतलब कॉट। क्या बन गया, कॉट। तो कितना हो गया, 1 2 3 4। इधर आ जाओ 5वें नंबर पे, यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं हाइपोटेनस का रेशियो बेस के साथ निकाल रहा हूँ। यानी हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस अपॉन बेस का मतलब होता है सीकेंट। क्या होता है, सीकेंट। क्या हो जाता है, सीकेंट। सीकेंट का मतलब क्या होता है, सेक। क्या बन जाता है, सेक। और अगर मैंने क्या कर लिया, हाइपोटेनस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ निकाल लिया, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये बन जाता है कोसीकेंट। क्या बन जाता है, कोसीकेंट। और कोसीकेंट मतलब कोसेक। क्या बोल देते हैं इसको, कोसेक। समझ पा रहे हैं। ये टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। साइन कॉस टेन सेक को सेक, सॉरी साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ये टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6। ये क्या बता रहे हैं बाबू, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो है ना, साइड्स का क्या बता रहे हैं, रेशियो। क्या बात समझ में आ रहा है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो ये दोनों चीजें अपने आप आएंगी। पहला पाइथागोरस थ्योरम है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है समझ में, ट्रिग्नोमेट्रिक। और ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम किन चीजों का यूज करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों आता है, क्या बताता है, तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिवाइड करता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो बता रहा होता है। क्या बात समझ में आई, यस और नो, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेन कब आएगा। टेन जो हम ले रहे हैं वो टेन तभी आएगा जब हम किसका रेशियो करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि देखो यार, हाइपोटेनस कौन होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है। बाकी जो खड़ी होती है लाइन वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो लेटी होती है वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। अब ध्यान देना, इस परपेंडिकुलर और बेस की कहानी बदलती रहती है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। यानी एक ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस की पोजीशन को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है, वो ऑलवेज 90 के सामने वाला ही होगा, उसमें कोई मतभेद नहीं है। तो वैसे ही परपेंडिकुलर और बेस की भी कहानी चेंज होती है। जैसे ध्यान देना, ये चेंज कौन होगा, परपेंडिकुलर और बेस। कैसे, टेन वाला कहानी खत्म है ना, टेन समझ लिए, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अब सुनना कैसे होगा, मान लो मैं जो एंगल है वो क्रिएट कर रहा हूँ कर्ण और आधार, यानी हाइपोटेनस और बेस में कोई एंगल थीटा देख रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ का एंगल डिफाइन कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ का एंगल डिफाइन करना चाहता हूँ, तो जब भी मैं जिस एंगल को पकड़ता हूँ उसके जस्ट सामने वाला क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर, और उसके जस्ट नीचे वाला क्या बन जाता है, बेस। हाइपोटेनस चेंज होगा, हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होगा। हाइपोटेनस क्या होगा मेरा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ठीक है ना, सबसे लंबी साइड। अच्छा, मैंने ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग कर दिया, और अलग करने का मतलब क्या है कि मैंने एंगल यहाँ पे रख दिया। ये तो 90 ऑलरेडी है, अब मैं कहाँ का डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये है मेरा हाइपोटेनस, ये है मेरा बेस, ये है मैंने परपेंडिकुलर, इसके अनुसार यही तो बोला हुआ है। अब मैं कहाँ का एंगल डिफाइन करना चाह रहा हूँ, यहाँ का, यानी यहाँ पे। तो देखो 90 के सामने वाला तो मैं एकदम बेझिझक लिखूंगा हाइपोटेनस है, लेकिन अब समझना, यहाँ एंगल, ये वाला एंगल डिफाइन करना है, और इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। यानी अब यह मेरा जो बेस है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन गया, बेस। तो याद एक बात रखनी है कि जिस एंगल को हम लेते हैं उस एंगल के जस्ट सामने वाला क्या बनता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यानी इस चीज को मैं लिख दे रहा हूँ, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या बनेगा, हाइपोटेनस, ठीक है ना। जो एंगल ले रहे हैं, एंगल के सामने वाला क्या बनता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और उसके नीचे वाला यानी बचा हुआ, सिंपल, बचा हुआ क्या होगा तब, बचा हुआ क्या होगा तब, बेस, खत्म। यानी आधार कौन सा होगा, जो बचा हुआ होगा। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जो एंगल देख रहे हैं उसके एंगल के सामने वाला लंब, और जो बचा हुआ है तीसरा वाला साइड बेस बन जाएगा। ठीक है, यस और नो, क्लियर है। इन सभी चीजों को आप क्या करिए, समराइज करिए। आप ये याद रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तभी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और उसी समय ट्रिग्नोमेट्री आएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, साइड्स का रिलेशन, कि देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, बेस का स्क्वायर कर दो, जोड़ दो तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। रिलेशन बता रहा है ना, तीनों के बीच में क्या आपस में संबंधित है कि नहीं है। इनमें से एक को भी हटाऊंगा तो बाकी डिफाइन नहीं हो सकता। उसी तरीके से
अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है, ट्रिग्नोमेट्री साइड्स का रेशियो डिफाइन कर रहा होता है। यहाँ पे जो साइन, टेन, कॉस्ट, कॉट ये सब क्या है, ये रेशियो है किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का। क्लियर है। टेन क्या होता है सर, टेन होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। ठीक है, परपेंडिकुलर किसको हम लेते हैं, तो परपेंडिकुलर जिस एंगल को हम देख रहे होते हैं सर, मतलब जिस एंगल को डिफाइन करना उस एंगल के सामने वाली साइड ही क्या बनती है मेरी, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस। ठीक है, और बचा हुआ बेस। सब बेसिक बातें क्लियर हो गई। अब चलो देख लेते हैं ट्राइंगल के अंदर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट करिए। चलिए ठीक है, नोट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे अगर हम लोग, तो पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि एंगल वाला कहानी तो समझ में आ गया ना सबको। जैसे देखिए, मैंने एक ट्राइंगल ऐसे लिया है, एक ट्राइंगल ऐसे है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, ये बताइए राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, जहाँ लाइन सीधी वहाँ पे 90 डिग्री। तो इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, लाइन सीधी हो जा रही है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। अब क्वेश्चन ये है सर, परपेंडिकुलर और बेस किसको माने, तो एंगल देखो कौन सा है। मान लो मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, ये वाला एंगल थीटा ले लिया मैंने, तो अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो क्या होगा, तब ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल के सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। दो तो हो गई, तीसरी साइड यही तो बची है, यानी ये वाली साइड क्या बन जाएगी, बेस। अरे भाई एक ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड होती हैं, 300 साइड, 3 साइड होती है ना, तो दो तो ऑलरेडी पता चल जाएगा, है ना। अच्छा मैंने क्या किया, इस एंगल को चेंज कर दिया। मैं कह रहा हूँ नहीं सर वहाँ पे मन नहीं कर रहा, यहाँ से मुझे चेक करना है एंगल को। ठीक है, तो जब यहाँ से चेक करोगे तो ये इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, तब ये क्या बन जाएगा, बेस। हाइपोटेनस चेंज हो रहा है नहीं। और आधे मिले कोनो ऐसे होंगे सर यहाँ थीटा ले रहे हैं, यहाँ थीटा ले ही नहीं सकते, वहाँ तो डिफाइंड है ना, 100% श्योरिटी है कि वहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो वहाँ कौन सा एंगल लोगे, तो 90 डिग्री, तो उसके सामने वाला क्या बनेगा, हाइपोटेनस। इज दैट क्लियर। आई होप सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं यहाँ से ध्यान देना, मुझे इस एंगल को देखना है, इस एंगल को देखना है, दैट मीन्स मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ किसके बीच का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर और बेस का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो देखो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, निकाला तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या कहलाता है, 10 कहलाता है ना, कहलाता है नहीं कहलाता है। और जो एंगल क्रिएट हुआ है उसको ले लूंगा, यानी tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा यहाँ से और डिफाइन करो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी है ना, और बेस क्या है आपका ए सी, खत्म। इन tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा निकालूँ तब, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में सर, ए बी है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, बी सी है। ठीक है, क्लियर है ना। थीटा ऐड करते जाना है, थीटा क्या करना है, ऐड। थीटा मतलब वो एंगल डिफाइन कर रहा हो, जिस एंगल को डिफाइन करोगे। ठीक है, आगे देखो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनस। बेस अपन हाइपोटेनस का मतलब बेस क्या है मेरे पास, ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है, बी सी है। काम खत्म हो गया, कॉस थीटा। फिर आता है टेन थीटा, तो ऑलरेडी कर लिए। कॉट थीटा देख लो, कॉट थीटा मतलब सर वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है मेरे पास सर, ए बी ए सी है। अच्छा यहाँ पे देखो बेस मैंने ए सी लिखना चाहिए था, वो मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया था। ए सी है, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ए बी है, लिख दिया कॉट थीटा। फिर कॉट के बाद क्या आता है, सेक थीटा। सेक थीटा मतलब होता है सर हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, बी सी है। बेस क्या है मेरे पास, तो बेस है सर ए सी, हो गया। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा सर होता है, कॉसेक थीटा होता है सर, वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है सर, बी सी है, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, ए सी है। आप मैथ के अंदर ये पढ़ोगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको यहाँ से समझा दूं कि देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा। ध्यान से देखो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। उल्टा है कि नहीं है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कॉसेक थीटा, है ना। कॉसेक थीटा को उल्टा कर दूंगा, साइन थीटा आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से मैं साइन थीटा को उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब यही तो होता है, तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा। क्लियर है बात, है ना।
कॉस थीटा का देखो कॉस थीटा किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसी को तो उल्टा कर दिया गया है ना। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ सर, कॉस थीटा मतलब सेक थीटा को उल्टा कर दो, सेक थीटा को उल्टा कर दिया, या सर कॉस थीटा को उल्टा कर दो तो क्या मिल जाएगा मुझे, सेक थीटा। बात है क्लियर? यस सर। और देखो, और इसमें देख लो तो यहाँ पे दिखेगा तुमको कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर उल्टा ही तो है। इसका मतलब सर टेन थीटा का मतलब ये है कि आप कॉट थीटा को उल्टा कर दो, या कॉट थीटा का मतलब ये है सर कि टेन थीटा को उल्टा कर दो। क्लियर है ना? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, यस और नो? आई होप सो, दैट इज मीन ऑफ माई क्वेश्चन। अब आगे देखो, इस पर ट्रिक व्रिक बहुत है ना, आप ट्रिक लाल बटा कक्का, पंडित बद्री पसार, ये सब कहानी मैं समझाऊंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा, वो आपको मैथ के अंदर मिलेगा। ये आपको जितना समझना था आपने समझ लिया, बहुत अच्छे से समझा होगा आप लोगों ने, आपको कुछ ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस पर एक्सपीरियंस कर पाए तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये रहा पूरा का पूरा पोर्शन, यहाँ पे देखिएगा। अब मैंने क्या किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, ऐसे ही तो बनेगा, एक्चुअल में ग्राफ को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। मान लो अगर मैंने ऐसे इस लाइन को मिला दिया, तब तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से भी बन जाएगा। लेकिन सपोज कर लो अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ना बना के मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना पाऊँगा? हाँ सर। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, मिला दूँ ऐसे, तो बन गया कि नहीं बन गया राइट एंगल ट्रायंगल? कहाँ बना है, यही वाला ना। ग्राफ में ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है। ग्राफ में कैसे मिलेगा, ऐसे। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब समझना। मान लो हमारे पास क्या होगा, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस, बीच में तुमने एक ऐसा ग्राफ खींचा है जिसमें कर्व क्या है, लगभग सॉरी सभी जगह पे एंगल क्या है स्लोप का, या स्लोप सबका क्या है, बराबर हर पॉइंट पे। हर पॉइंट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो हमने क्या सीखा था बाबू, हमने सीखा था जब स्लोप सबका बराबर है तो हम थीटा किसके साथ डायरेक्ट ले लेते हैं, सर उसी के साथ ले लेते हैं। आखिर अब ऑलरेडी ऊपर ही लेके जाते हैं ना एक्स एक्सिस को, उससे बढ़िया नीचे में ले लेते हैं, ओरिजिन में पे ले लेते हैं, यानी ओरिजिन वाले पॉइंट को ले लिया। अब ऐसा कोई ग्राफ मिल गया, मुझे क्या निकालना है बाबू, मुझे क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप मतलब टेन थीटा होता है। अभी मैं समझा रहा हूँ, अब ध्यान देते हैं ना। अब मैं यहाँ से अगर करूँ सबसे पहले, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पे एक लाइन लानी पड़ेगी। किसको लेके आऊँगा मैं, सर किसको लेके आओगे, वाई को ही शिफ्ट कर दो, वाई को ही क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, यानी वाई वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी, आ गई, हाँ या ना, यस सर नो। तो ये क्या हो गया, मेरा वाई वाला लाइन हो गया, दिख रहा है ना, ये वाई वाला लाइन है, और ये पूरा का पूरा कौन सा लाइन है, एक्स वाला। मुझे स्लोप निकालना है, तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक्चुअल में मैं इस पूरे कर्व का ही एक सिंगल स्लोप निकाल लेता हूँ। अब स्लोप मतलब होता क्या है बाबू, स्लोप मतलब होता है सर टेन थीटा, यही तो होता है। यहाँ पे अगर थीटा बना है तो टेन थीटा, अगर फाई बना होता तो क्या बना देता, फाई, अल्फा बना होता तो अल्फा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बनाया हो तो टेन थीटा। और अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए सर, टेन थीटा मतलब क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ बन रहा होगा सर, लाइन यहाँ सीधी है, ये तो 90 डिग्री बन रहा है, तो इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। थीटा एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या बन गया, परपेंडिकुलर, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा, बेस। और स्लोप मतलब टेन थीटा किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो लिखूंगा परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर पे कौन सी एक्सिस है बाबू, वाई, यानी परपेंडिकुलर पे वाई, और बेस में कौन सी एक्सिस है बाबू, एक्स। तो क्या हो गया, एक्स, यानी क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया, ये स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक, तो या तो मैं स्लोप का मतलब ये लिखूं टेन थीटा, या तो मैं टेन थीटा की वैल्यू रख दूं, यानी स्लोप मतलब वाई अपॉन एक्स, यस और नो। तो स्लोप का मतलब क्या बन जाएगा, वाई अपॉन एक्स। यानी सिंपल है, स्लोप फाइंड आउट करने का मतलब वाई पे जो क्वांटिटी रखी गई है बटा एक्स पे जो क्वांटिटी रखी गई है, रख दो, काम खत्म। समझ में आया, वाई पे जो क्वांटिटी रखी गई है उसको रखो, बटा एक्स पे जो क्वांटिटी रखी गई है उसको रख दो, मिल जाएगा तुमको क्या, स्लोप। दिखाऊं, जैसे मैंने वाई पे रख दिया है डिस्प्लेसमेंट को, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट मैंने एस, और एक्स पे क्या रख दिया है, टाइम को, एक्स पे क्या रख दिया है, टाइम को, रख दिया टाइम को।
अब अच्छे से सुनना, मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ इस ग्राफ का, तो क्या करूँगा सर? स्लोप मतलब अभी जस्ट दिखाया हम लोगों ने y अपॉन एक्स। भाई y पे कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट। और x पे कौन सी क्वांटिटी है सर? टाइम। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है? टाइम है। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बताइए सर? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का मतलब होता है वेलोसिटी। यानी क्या बन जाएगा ये? वेलोसिटी। क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। हाँ या ना? तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप है वो हमको क्या देता है? वेलोसिटी। समझ में आया? यानी हमको इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? इस ग्राफ को जब आप समझेंगे तो हमको उस मोशन या उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बारे में ये इसका स्लोप बता रहा होगा। ठीक है, तो आई होप स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है आपको समझ में आ गया होगा। एक आध एग्जांपल और देख लो। मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे इसको वेलोसिटी बना दिया और इसको क्या बना दिया? टाइम कर दिया। वेलोसिटी और टाइम बना दिया। तो चलो वेलोसिटी टाइम की जगह पे हाँ वेलोसिटी टाइम लेते हैं। तो क्या होगा ध्यान देना, मैंने स्लोप निकालना है इस ग्राफ का, तो वेलोसिटी ऊपर टाइम नीचे। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन। क्या होता है? एक्सीलरेशन। होता है नहीं होता है? एक्सीलरेशन। अरे भाई एक्सीलरेशन कैसे हो गया सर? यहाँ पे खुद देखो ना, यहाँ पे जीरो में था ऑब्जेक्ट और धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेशन आया है तभी तो आया है। इसका मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। यानी इस ग्राफ का यानी वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है हमको क्या देता है? एक्सीलरेशन। यानी यहाँ से हमको एक ऑब्जेक्ट के मोशन के एक्सीलरेशन के बारे में पता चल रहा होगा। समझ में आई बात? तो आई होप ये फिनोमेना क्लियर हो गया कि कैसे स्लोप निकालते हैं, tan क्या होता है, ड्रॉ कैसे करते हैं और स्लोप निकालते कैसे। आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा, है ना? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्लोप और आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी आपको जहाँ ईजी लगे बताइए। और वीडियो के अंदर अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो उसे भी समझाइए ताकि मैं उसे सुधार कर सकूँ और सीख पाऊँ। ठीक है, बिकॉज यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को सिखा भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। मैं इस पर्पज़ से यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ कि मैं साथ में चलूँ, यानी अगर मेरे अंदर मिस्टेक है तो मैं उसको सही भी कर पाऊँ और आपको सिखाने का थोड़ा बहुत प्रयास रहता है मेरा। थोड़ा बहुत नहीं, मतलब इंटरनली मैं यही चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा उसको मैं आपको दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।